कर्मवीर अपनी पत्नी और 3 बच्चों के साथ एक छोटे से गांव कंचनपुर में रहता था। उसका परिवार एक खुशहाल परिवार था। तीनों बच्चों को पढ़ा लिखा कर्मवीर अपनी दोनों बेटियों के लिए अच्छे लड़कों की तलाश में था। कर्मवीर की दोनों बेटियां जया और दुर्गा दोनों ही बहुत सुंदर और गुणवान लड़कियां थीं और उनका एक भाई वैभव था। तीनों बहन भाइयों में आपस में बहुत प्यार था। इतने बड़े होने के बाद आज भी उन लोगों के बीच लड़ाई झगड़े प्यार सब चलता था। और कल दोनों बहनों को देखने के लिए कोई आने वाले थे। वैभव की माँ। अरे ओ वैभव की माँ, ले सारा सामान पकड़। और किसी चीज की कमी तो नहीं रह गई? पता नहीं, मेरे तो हाथ पांव फूले जा रहे हैं। बेटियां पराया धन होती हैं पता था, लेकिन इतनी जल्दी बड़ी हो जाएंगी ये नहीं पता था। ऐसा ही होता है, बेटियां जल्दी बड़ी हो जाती हैं। बस माँ बाप को पता नहीं चलता। बस भगवान करे कल जो रिश्ता आ रहा है वो बहुत अच्छे लोग हों और सारे काम ठीक ठाक से निपट जाएं। अगले दिन जया और दुर्गा को देखने के लिए जो फैमिली आ रही थी वो 2 भाई थे, और वो भी ताऊ चाचा के, निखिल और नीरज। निखिल के माता पिता का निधन जब वो छोटा था तभी हो गया था। तब से उसके ताऊ ने उसे पाल पोस कर बड़ा किया था, और दोनों बच्चों के बीच में किसी तरह की कोई नाइंसाफी ना हो जाए, इसलिए उन्होंने ऐसा घर चुना जहां से वो 2 लड़कियां बहनों को ही अपनी बहू बनाए। वो एक मध्यम वर्गीय परिवार ही था। अगले दिन सुबह सुबह ही वैभव अपनी बहनों के साथ मिलकर घर को चमकाने में लगा हुआ था, और बीच बीच में अपनी बहनों को चिढ़ा भी रहा था। तुम दोनों के चले जाने के बाद पूरा घर कितना शांत हो जाएगा। फिर तो मैं अपने दोस्तों को भी घर बुला सकता हूँ। जब मेरी शादी होगी तो मेरी पत्नी के सर पर 2-2 तलवारें नहीं होंगी। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि मम्मी पापा से ज्यादा जरूरी तुम्हें लग रहा है कि हमारी शादी हो जानी चाहिए? और नहीं तो क्या, बिल्कुल मुझे ऐसा ही लग रहा है। वरना तो तुम दोनों मुझे बैठने कहाँ देती हो। कभी कोई काम बताता है, कभी कोई काम बताता है। तुम दोनों के जाने के बाद कोई मुझे काम नहीं बताएगा। उन लोगों की आपस की नोकझोंक चल ही रही थी कि तभी वैभव की माँ दोनों लड़कियों को तैयार होने का बोलती हैं। लड़के वाले आ जाते हैं तो जलपान करने के बाद में आपस में देखने दिखाने की रस्म होती है। जया के लिए निखिल और दुर्गा के लिए नीरज का रिश्ता तय हो जाता है, और 2-3 महीने बाद बड़ी धूमधाम से दोनों बहनों की शादी कर दी जाती है। शादी के समय वैभव अपनी बहनों से गले लगकर बहुत रोता है। शादी के बाद दोनों बहनें अपने ससुराल में खुशी खुशी अपना जीवन शुरू करती हैं। सब कुछ अच्छा चल रहा था। शादी के बाद निखिल नीरज भी अपने अपने काम में मशरूफ हो जाते हैं। निखिल अपने ताऊ से परमिशन लेने के बाद अपना एक रेडीमेड कपड़ों का काम शुरू करता है, और नीरज अपने ऑफिस में ही जॉब करके खुश था। धीरे धीरे निखिल की मेहनत रंग लाती है, और 4 साल के अंदर ही उसकी एक अच्छी दुकान बन जाती है। इसी बीच दोनों भाई निखिल एक बेटी का और नीरज एक बेटे का बाप बन जाता है। निखिल और जया कभी कभी बीच बीच में अपने ताऊ के घर आते रहते थे। सुनो नीरज, तुम भी क्यों नहीं निखिल जीजा जी की तरह कोई व्यापार कर लेते हो? देखो तो उनकी कितनी तरक्की हो गई है। इस बार जब वो लोग आए तो अपनी नई गाड़ी लेकर आए थे। अब देखो, उन्होंने अपनी बेटी को अभी से ही सोने की चेन बाली और कंगन पहना रखे थे, और एक हम लोग हैं इस छोटी सी तनख्वाह में गुजारा कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रही कि मैं उनसे चिढ़ गई हूँ या मुझे अमीर होना है, लेकिन हमें भी थोड़ा सोचना चाहिए। तुम बहुत अच्छी हो, मुझे पता है। तुम अपनी बहन से कभी नहीं चिढ़ सकती। लेकिन दुर्गा, मैं क्या करूं? हर किसी को हर किसी चीज की नॉलेज नहीं होती। मुझे व्यापार की जरा भी नॉलेज नहीं है। कहीं ऐसा ना हो उसके चक्कर में मैं अपनी जॉब से भी हाथ धो बैठूं। इसलिए जो है हमें अब उसी में ही सब्र करना होगा। और रही बेटे की पढ़ाई की तो तुम उसकी फिक्र मत करो, इतनी सेविंग है मेरे पास। राखी का त्योहार आने वाला था। दोनों बहनें अपने घर जाने की तैयारियों में लगी हुई थी। जया वैसे तो बहुत अच्छी थी, लेकिन पैसा आने के बाद उसके हाव भाव बदल गए। थोड़ा दिखावा उसके अंदर आ गया। उसे अच्छा लगने लगा जब लोग बाग उसके अमीर होने की तारीफ करते हैं। हर साल दोनों बहनें साथ जाकर ही राखी बांधती थी। इस बारी पहली बार ऐसा होता है कि जया शहर से आ रही थी और दुर्गा अपने ससुराल से। राखी वाले दिन मायके में जया दुर्गा से पहले पहुंच जाती है। कर्मवीर अपनी बहन से राखी बंधवाने उनके गांव गया हुआ था। घर में वैभव और उसकी माँ थी। जया के आते ही वैभव और उसकी माँ खाने पीने का बहुत सारा सामान टेबल पर सजा देते हैं।
वैभव जया की बेटी कीर्ति को गोद में लेकर खिलाने लगता है। वैभव देख भाई, इस बार मैं तेरे लिए सोने की राखी लाई हूं। मैंने सोचा मेरा एक ही तो भाई है, जब उसकी कलाई पर सोने की राखी बंधी होगी तो सब दोस्त पूछेंगे, और ये हमारे यहाँ की सबसे फेमस मिठाई है। और वैभव, किसी भी चीज की जरूरत हो तो तू बेहिचक मुझे बोल देना। वैभव वैसे छोटा था, वो भी चकाचौंध को देखकर सोचता है कि जया से बनाकर रखनी चाहिए। छोटी कीर्ति ने टेबल पर रखे हुए सामान को थोड़ा बहुत फैला दिया। सब लोग दुर्गा का इंतजार करने लगे। दुर्गा बेचारी बस से आई थी, इसलिए पसीने से लथपथ वो घर के अंदर आती है और अपनी माँ के गले लग जाती है। जैसे ही वो जया के गले लगने लगती है, जया बोलती है, अरे दुर्गा, पहले पसीना तो सुखा ले, गले तो हम बाद में भी लग लेंगे। और तू ऐसे पसीने में लथपथ क्यों आई है, और कितनी देर से आई है? नीरज से बोल देती तेरे लिए कैब कर देता। वैसे ही त्योहार के दिन कितनी भीड़ भाड़ होती है। जया को थोड़ा सा तो मन में लगता है, लेकिन फिर वो आराम से पंखे के नीचे सोफे पर बैठ जाती है तो देखती है कि टेबल पर विभिन्न प्रकार की मिठाइयाँ, नमकीन और बिस्कुट रखे हैं। तभी उसकी माँ जल्दी से वहां से सारा सामान हटा लेती है और दुर्गा के लिए पानी और चाय लाकर टेबल पर रख देती है। जया को बड़ी हैरानी होती है कि माँ और कुछ भी सामान खाने का चाय के साथ नहीं देती। वो अपने बेटे को अपने बैग से बिस्कुट का पैकेट निकालकर जब पकड़ाती है तो उसकी माँ कहती है, अरे रुक, मैं लेकर आती हूँ नमकीन बिस्किट। फिर दोनों बहनें अपने भाई वैभव का तिलक करती हैं। तब जया दुर्गा को दिखाती है कि वो वैभव के लिए सोने की राखी लेकर आई है, और वो छोटा है इसलिए उसके लिए एक पैंट शर्ट और सबसे अच्छी मिठाई लेकर आई है। जया अपने रेशम के धागे को देखती है जो उसने मात्र 30 रुपए का खरीदा था। राखी बांधते हुए अब उसका मन भारी हो चुका था। वो वैभव और अपनी माँ की तरफ चोर नजरों से देखती है तो वो दोनों जया की लाई हुई राखी को ही देख रहे थे। वो चुपचाप वैभव को राखी बांधती है, तिलक लगाती है और आधा किलो मिठाई का डिब्बा उसके हाथ में रख देती है। उसके बाद जया की बेटी कीर्ति दुर्गा के बेटे को चांदी की राखी बांधती है। दुर्गा कीर्ति को एक सुंदर सी फ्रॉक और 100 रुपए देती है, जिसे जया पलट कर कई बार देखती है। दुर्गा समझ चुकी थी कि जितने की वो राखी लेकर आई है उतने का फ्रॉक और 100 रुपए कम है। आज गरीबी से दुर्गा ने एक बात ये सीखी थी कि त्योहारों पर भी अमीरी और गरीबी के रंग चढ़ चुके हैं। कर्मवीर शाम को अपनी बहन के यहाँ से जब वापस आता है तो दोनों बेटियों को देखकर बड़ा खुश होता है। अगले दिन जब दोनों बहनें अपने अपने घर जाने के लिए तैयार हो रही थी तो उनकी माँ उनको विदाई का सामान देने आती है। जया, ये ले बेटा, ये साड़ी, कीर्ति के कपड़े, और तू तो वैसे भी इतनी महंगी राखी लेकर आई थी, ये 2000 रुपए शगुन के हैं। वहीं वो दुर्गा को एक साड़ी और 500 रुपए देती है। दुर्गा चुपचाप लेकर उसे अपने बैग में रख देती है और जया ये देखकर अपने आप को बड़ा ही बड़ा महसूस कर रही थी। उसे लग रहा था कि अमीर होने से उसकी इज्जत बढ़ गई है। वहीं सोफे पर बैठे हुए कर्मवीर ने जब ये होते हुए देखा, उसने तभी अपनी पत्नी को रोक दिया। वैभव की माँ, जरा तुम मुझे ये बताओ कि तुमने जया को कुछ और शगुन और दुर्गा को कुछ और शगुन क्यों दिया? इसमें बताना क्या है? देखो तो जया कितना खर्चा कर कर आई है। सोने की राखी लेकर आई थी और सबसे महंगी वाली मिठाई। अब ये तो रीति रिवाज है, जितना जहां से मिलता है उतना ही देना भी होता है। जया बेटा, बुरा नहीं मानना, तुम अपना शगुन टेबल पर रखो, और दुर्गा तुम भी। और वैभव की माँ, तू मेरी बातें ध्यान से सुन और वैभव को भी बुला ले। सब लोग आकर वहां बैठ जाते हैं। कर्मवीर गुस्से में बोलता है, जया, जब तुम अपने भाई के लिए राखी खरीद रही थी तो तुम किस भावना से राखी खरीद रही थी? क्या तुम्हारे मन में यह विचार था कि मैं सोने की राखी ले जाकर वहां पर अपनी अमीरी के रंग दिखाऊंगी? सबसे पहले मिठाई लाकर तुम क्या जताना चाह रही थी कि आज से पहले हम लोगों ने कभी मिठाई नहीं खाई? तुम दुर्गा को नीचा दिखा रही हो किस लिए? क्या वो तुमसे तुम्हारे घर कुछ मांगने गई है आज तक? क्या तुमने कभी उसके ऊपर कोई एहसान किया है? नहीं ना। और तुम वैभव की माँ, तुमने सिर्फ ये देखा कि वो ज्यादा सामान लेकर आई है तो उसे ज्यादा शगुन, और जो कम लाई है उसे कम शगुन। मतलब राखी का त्योहार कोई त्योहार ही नहीं है। और तुम एक माँ होकर त्योहार पर अपनी बेटियों के साथ भेदभाव कर रही हो ताकि इस त्योहार के बाद ये दोनों बहनें आपस में एक दूसरे की दुश्मन बन जाएं। इनके बच्चे भी आगे एक दूसरे को पसंद ना करें। रिश्तों में ऐसे बीज मत बो
जिन्हें काटना मुश्किल हो जाए। और मैं तुम दोनों बहनों से पूछता हूँ, तुम दोनों अपने भाई को राखी किस उद्देश्य के लिए बांधने आई हो? पापा, वैभव मेरा इकलौता भाई है और मैं माँ की कसम खाकर कहती हूँ, मैं त्योहार को त्योहार की तरह ही मनाने आई थी। कल से जो कुछ मैं देख रही थी मुझे भी बुरा लग रहा था, लेकिन मेरे लिए त्योहार पर शांति बनाए रखना सबसे ज्यादा जरूरी था। जया के पास कोई जवाब ही नहीं था। उसे तब एहसास होता है कि हाँ, उससे गलती हो गई है। जया बेटा, बुरा नहीं मानना। हमें बहुत खुशी है कि तुम लोग मेहनत करके बहुत अमीर बन गए हो, लेकिन बड़ा वही होता है जो सामने वाले को कभी छोटा महसूस ना कराए। बहन भाइयों का प्यार कभी भी कम नहीं होता, और उसे समान बनाना बाद में बहन भाइयों का ही काम होता है। सॉरी पापा, मुझसे गलती हो गई। मैं प्रॉमिस करती हूँ आगे से कभी आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी। और मेरी बहन दुर्गा, तुम भी मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारा दिल दुखाया। फिर सब लोग मिलकर आपस में एक दूसरे से माफी मांगते हैं और साथ बैठकर चाय पीते हैं। उसके बाद वैभव की माँ दोनों बेटियों को सामान और शगुन के साथ खुशी खुशी विदा करती हैं और राखी का त्योहार अमीर गरीब की भावना में बहने से बच जाता है।